मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 12th की थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने ये एनालिसिस वर्ड को समझ लिया, तो मेरा यकीन करना बच्चों, आपको इस बुक को समझने में जरा सी भी प्रॉब्लम, जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। आप सोचिए, आपको कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, बीमार हुए होगे, कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, नब्ज देखता है, आपको अपने अपने डिफरेंट डिवाइसेस से, चाहे वो थर्मामीटर हो या फिर वो जो कान में लगाते हैं उसका नाम क्या होता है मैं भूल गया हूँ, क्या स्कोप कहते हैं उसको, कौन सा स्कोप कहते हैं, उससे चेक करते हैं। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोप, उससे चेक करते हैं। तो वो चेक करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई होगी। वो क्या करना चाह रहा होता है? वो एनालाइज करना चाह रहा होता है, कोई बीमारी, कोई मेडिकली प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम नॉर्मल प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसको शक होता है तो वो आपको कुछ मेडिकल टेस्ट लिख देता है। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पर आपके पास कंक्लूजन हो जाता है कि या तो प्रॉब्लम है या नहीं है। इट मींस व्हाट वी आर डूइंग, उस प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं? हम एनालिसिस करवा रहे होते हैं डॉक्टर से। सिमिलरली बेटा, अकाउंटेंट अकाउंट्स को बना लेता है। एक कंपनी, एक फर्म, एक अकाउंट्स बनवा लेती है, किससे? अकाउंटेंट से बनवा लेती है। उन अकाउंट्स को बनाने के बाद उसका एनालिसिस करना कि क्या अकाउंटेंट ने अकाउंट्स को सही बनाया है, करेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, उसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके अंदर मेडिकली, फाइनेंशियली, इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली अकाउंट्स बनाते हुए डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल्स को देखते हुए अकाउंट्स बनाने में कोई एरर्स तो नहीं है। क्या गवर्नमेंट के लॉज, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स को फॉलो करा गया कि नहीं करा गया? अगर आपने अकाउंट सही तरीके से बनाए तो इट मींस आपके एनालिसिस भी सही निकलेंगे। तो एनालिसिस मतलब जस्ट एक नब्ज चेक करना, एक डॉक्टर बनने वाला काम करना। तो एनालिसिस मतलब नाउ वी आर कन्वर्टिंग ओवरसेल्फ फ्रॉम अकाउंटेंट टू एनालिटिकल जॉब। अब हमने डायनेमिक अप्रोच फॉलो करनी है, सीखना है कि कैसे अकाउंट्स का भांपना, चेक करना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको देखना, एनालाइज करना सीखना है। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस सीखना है। तो पहले समझिए बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, एक कंपनी मतलब जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी हो या प्राइवेट लिमिटेड भी हो या किसी भी टाइप की फॉर्मेशन लिमिटेड कंपनी हो, उसके अंदर आपने आज तक दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी हैं 11th क्लास में। एक होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो आप ये सीख के आए हैं। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों, आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी है। हाँ सर, ट्रेडिंग, सारे बच्चे अपने ऑफ कर दीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलती है? इनकम कंप्यूट होती है, इसलिए इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट से हमारी पोजीशन कैलकुलेट होती है, पोजीशन डिपिक्ट होती है, इसलिए इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट, ऐसी प्रॉफिट अपना बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग पीएनएल फॉर अ पीरियड, पीरियड मतलब फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, 1 ईयर का ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, यानी कि एक पीरियड का, एक समय, एक अंतराल का, एक पीरियड, चाहे वो 3 महीने का हो, 3 मंथ्स क्वार्टर का हो, चाहे सेमी एनुअली 6 महीने का हो, आपको एक पीरियड का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होता है। बट बैलेंस शीट किसके लिए बनती है? फॉर अ पर्टिकुलर डेट बनती है, इसलिए इसके साथ एज ऑन या एज एट लिखते हैं। बट बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए फॉर द पीरियड लिखते हैं। बेटा खाली यही दोनों
हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए हमने कुछ एजम्पशंस ली होती हैं, कुछ पॉलिसीज प्रिंसिपल्स फॉलो करे होते हैं जो हमने स्पेसिफिकली फॉलो करे हैं। तो हमको उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं कि इनको बनाते हुए हमने क्या एजम्पशंस लिए हैं। बेसिकली इसमें हम अपनी एजम्पशंस या हमारी पॉलिसीज या हमारे एक्सप्लानेटरी नोट्स शो कर जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, एक बिजनेस सक्सेसफुल प्रॉफिट कमाने से नहीं होता। अगर मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया तो खाली प्रॉफिट कमाने से सक्सेस नहीं होती। प्रॉफिट तो बेटा अधूरा सच है। मैं माल बनाता गया, कॉस्ट लगाता गया, माल बेचता गया, बट पैसा नहीं आ रहा। सेल करे जा रहा हूं उधार पे, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, सेल करता जा रहा हूं उधार पे, पैसा नहीं आ रहा। तो बेटा किताबी प्रॉफिट तो, किताबों में बुक्स प्रॉफिट तो बन गया, बट कैश में तो कुछ आया ही नहीं। बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैश है। तो कैश का स्रोत क्या है, कैश आता जाता कहां है? तो आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, जो कि क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होती है। तो बेटा आज तक हम सिर्फ इस दुख में जी रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ 2 होती हैं। ना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब से 4 होती हैं। ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब बच्चे यहां तक नोट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं। आपके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। अगर आप मुझे अपने घर का एड्रेस देंगे तो मैं आपके घर पे उस एड्रेस को पता करते करते पहुंच ही जाऊंगा। ऐसे ही बेटा हर चीज जब कानून में लिखी जाती है, एक्ट में, लॉ में लिखी जाती है, तो उसकी भी स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एड्रेस मेंशन होता है। जैसे उसको हम सेक्शंस कहते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? स्पेसिफिक लॉ के स्पेसिफिक सेक्शन में जगह बताई गई है कि वहां पे क्या लिखा गया है। सिमिलरली बेटा हर पर्सन, हर बिजनेसमैन या हर कंपनी अपने हिसाब से ओन मेथड से अपनी बैलेंस शीट बनाए। देयर इज अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने कहा आप बैलेंस शीट उस तरीके से बनाएंगे जैसे हम आपको बतलाएंगे। गवर्नमेंट ने बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है। खाली मेरे लिए या आपके लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब जितने भी कंपनीज हैं, सबको यही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉलो करना कंपलसरी है। तो सर वो फॉर्मेट कहां लिखा हुआ है? समझिए बात को बेटा। हम पढ़ रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013, जो 2013 में कंपनीज का एक्ट बना था, वो एक्ट पढ़ रहे हैं। उस एक्ट के अंदर बताया गया है शेड्यूल 3, थ्री कैसा? रोमन काउंटिंग का 3। आप ऐसा 3 लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा 3 नहीं लिख सकते। शेड्यूल 3 यही वाला लिखा जाएगा। शेड्यूल 3 में इन दोनों का फॉर्मेट बताया गया है। शेड्यूल 3 समझे बेटा? शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 में आपको बताया गया है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, किस फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट बनानी है। अब शेड्यूल 3 में आपको बता दिया गया कि आपने बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल ऐसे बनाने हैं। अब उसमें भी बेटा कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 1 में, पार्ट 1 कौन सा? रोमन काउंटिंग वाला 1। पार्ट 1 में बताया गया कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ऐसे पार्ट 2 में बताया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। तो सर क्या हमें ये लर्न करना है? नहीं बच्चों, लर्न नहीं करना। हाँ बट ये लर्न करने जैसा सा ही है, क्योंकि हमें फॉर्मेट्स को थोड़ा सा बेसिकली क्रैम करना है, थोड़ा सा लर्न करना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते ये फॉर्मेट्स आपको याद भी हो जाएंगे, लर्न भी हो जाएंगे, क्रैम भी हो जाएंगे। तो बेटा एड्रेस क्या है इन फॉर्मेट्स का? शेड्यूल 3 पार्ट 2 में तो बैलेंस शीट, सॉरी, ट्रेडिंग पैनल बता रखा है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट बता रखी है। सर ये तो शेड्यूल है, आप तो सेक्शन की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, अब आओ सेक्शन की बात करते हैं। कौन से सेक्शन में कहा गया है कि आपने ये फॉर्मेट्स फॉलो करने हैं? एज पर सेक्शन
129 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा कि शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से पीएनएल बनाना है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है। उसको बनाने में आपने कोई नोट्स टू अकाउंट्स को एजम्पशंस ली वो बतानी है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ये आपको लर्न करने हैं। हाँ बेटा ये लर्न करने हैं, ये पेपर में आपके एमसीक्यू की फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं। सब बच्चे नोट करेंगे। बेटा समझिएगा बात को जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई कंपनी ने खुद। किसने बनाई? कंपनी के डायरेक्टर ने? नहीं, डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन अकाउंट्स में उलझेगा। डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने नीचे कुछ 2 4 5 10 अकाउंटेंट रखवाए कंपनी में। अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, डेली की अकाउंट्स में एंट्रीज डालता गया, सेल परचेज की, एक्सपेंसेस की, पूरे साल अकाउंटिंग करता गया। अब आगे क्या होता है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद लॉ कंप्लाई हो जाता है? ना बच्चों ना। यहां से तो अब कहानी शुरू होती है। यहां से इसके होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। चेक करने को अकाउंट्स को कहते हैं ऑडिट करना होता है। ये ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए इस अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। एक सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो इस अकाउंट्स को चेक करेगा, साइन करेगा, साइन करने के बाद रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट क्या लिखेगा? कि क्या ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस डिपिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि जो भी इस कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए, मैं कहता हूं, मैं साइन कर रहा हूं कि हाँ मैंने इस अकाउंट्स को चेक करके देखा और पाया कि इसके अकाउंट्स ट्रू हैं, सच हैं, फेयर हैं, कोई इसने अनफेयर काम नहीं किया। इसके लिए वो मुझे फीस देंगे और मैं इनको एक रिपोर्ट बना के दूंगा। इस रिपोर्ट को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, कि मैंने इनके अकाउंट्स को चेक करा। क्या सर एक ही रिपोर्ट होती है? एक रिपोर्ट सीए देता है, एक रिपोर्ट कंपनी का मैनेजमेंट देता है। कि मैनेजमेंट ऑथराइज करता है, मैनेजमेंट एक तरीके से स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है कि हाँ हमने भी अकाउंट्स को चेक करा, खुद अकाउंट सही है। इसको डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो सर इतनी सारी स्टेटमेंट होती है बेटा, ये तो कम है, अभी तो बहुत काम बाकी है। आपने इतना ही नहीं करना होता। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, एक डायरेक्टर उसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि हमने ये अकाउंट्स ऐसे बनाए हैं, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करा है, हमने गवर्नमेंट के सारे लॉज को फॉलो करा है, लॉ को फॉलो करा है, हमने गवर्नेंस गवर्नमेंट क्या क्या कहती है हमने उसको फॉलो करा है। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो ये पूरी सेट एक मैगजीन सी बन जाती है। ये जब पूरी की पूरी सारी चीजें बन जाती हैं तो ये एक मैगजीन की फॉर्म में सारी कंपाइल करी जाती है, एक मोटी सी बुक बन जाती है, अप्रोक्सीमेटली 100 पेज की, 150 पेज की, 200 पेज की। उस मैगजीन को क्या बोलते हैं? उस मैगजीन को एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं उस कंपनी की, कि उस कंपनी की एनुअली क्या रिपोर्ट निकल के आई है। उसमें सब कुछ होता है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। स्टॉक मार्केट में हमारा शेयर कितना बढ़ा, कितना घटा, इस दिन क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है, पिछले साल में क्या मूवमेंट करी, इस साल हमने अपने कितने कस्टमर ऐड किए, कितने कस्टमर छोड़ के चले गए, बहुत कुछ, बहुत बारीक से बारीक डिटेल देना इज कॉल्ड एज एनुअल रिपोर्ट। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बेटा। सब बच्चे नोट करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में जैसे ही शुरू करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये साइकिल क्या होता है? बेटा ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये पेपर में आएगा, सोचता हूं आएगा, नहीं आया। तो बेटा ये समझ लेना इस साल नहीं
आप ही के पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चे छोड़ जाते हैं इस टॉपिक को, बट आप इसको करके जाइएगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इट इज द टाइम गैप, इट इज द टाइम गैप बिटवीन acquisition of an asset और goods, एक्वायर करना एसेट्स को किस लिए? फॉर प्रोसेसिंग, एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स ऑब्लिक गुड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इट इनटू कैश, realization of it into cash and cash equivalents। क्या मतलब है बेटा? हर बिजनेसमैन कोई ना कोई गुड्स खरीदता है और कोई ना कोई वही गुड्स प्रोसेस करके बेचता है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन गुड्स को खरीदने, बनाने और गुड्स को बेच के पैसे आने में। मान के चलिए मेरा काम इस पेन को ही, मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करके सेल कर देता हूं। मेरा बिजनेस इस पेन को ही खरीद के बना के बेचना है। तो मुझे पेन के लिए क्या चाहिए? इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, इसके पेन के ऊपर अपने ब्रांड की प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इन सबको बोलते हैं बेटा प्रोसेसेस। बिजनेस के प्रोसेसेस कि आपको कोई भी काम करने के लिए प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेटा आपने क्या क्या काम किया? अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, आपने पहला किया परचेज का काम। परचेज करने के बाद गुड्स के ऊपर क्या करी आपने? प्रोसेसिंग शुरू करी। प्रोसेसिंग करने के बाद आपके गुड्स बनके तैयार हो गए। आप इसको फिर ट्रांसफर करोगे टू शोरूम और शॉप, मतलब फैक्ट्री में बनेंगे और फैक्ट्री में बनने के बाद शॉप में ट्रांसफर होंगे। शॉप में जाने के बाद ये तो है नहीं कि वो आज ही पहुंचे शॉप में और आज ही बिक गए। वहां पे वो क्या रहेंगे? इन स्टॉक इन हैंड, यानी कि होल्ड करना पड़ेगा आपको। स्टॉक इन हैंड रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तक आपको वो होल्ड करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फाइनली वो सेल हो जाएंगे। अब बेटा सेल तो क्रेडिट पे भी हो सकते हैं, ऑन क्रेडिट। और फिर जाके कुछ 1-2 महीने बाद कस्टमर विल पे। तो समझ रहे हो बेटा, बनाने से पैसे आने तक देयर इज अ टाइम गैप, टाइम लैग। मान के चलिए आपने 20 डेज में गुड्स को बना लिया, खरीद के कच्चा माल बना के प्रोसेस करके बना लिया। आपने 10 डेज को ट्रांसफर करने में लगा दिए। आपके पास वो 20 डेज इन हैंड रहता है। फिर कस्टमर को बेचा आपने, बेचने के बाद उसने 30 डेज में आपको पैसे दिए। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा करिए 40 डेज में आपको पैसे दिए, तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज आपके लग गए। 4 2 6 7 2 9 90 डेज, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग गए आपके। यानी कि पेन बनाया आज तो पैसे आए 3 महीने बाद। इस साइकिल को आज खरीद के बना करके शोरूम में ट्रांसफर करके स्टॉक को होल्ड करके सेल करने के बाद जो पैसे आए, एक ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट करने में टाइम पीरियड जो लगता है, कितना लगता है? 3 मंथ्स लगता है। इस 3 मंथ्स को कहते हैं वन साइकिल। वन साइकिल मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस करके कस्टमर को माल बेच करके पैसे आने के अंदर कितना समय लगता है, उसको एक साइकिल कहते हैं। और हर बिजनेस क्या कर रहा होता है? ये साइकिल ही बार बार घुमा रहा होता है। आज माल खरीदा, बेचा, पैसे आए, फिर माल खरीदा, फिर माल बेचा, पैसे आए, फिर माल खरीदा, बार बार ये रोटेशन ही तो करता रहता है। इस रोटेशन के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? ऑपरेशनल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए टाइम गैप किस में? बिटवीन एक्वायर करने में और उससे पैसा आने में। एक्वायर करके बेचने में नहीं, एक्वायर किया किसी गुड्स को, प्रोसेस करा और उसके बाद उससे पैसा कब आया, कैश कब आया, उसमें जो टाइम गैप लगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सब बच्चे नोट कर लेंगे।